AKS क्लास पर आप सबका स्वागत है। मैं जसवीर सिंह। और जैसे आपको पता है कि हमारे मैथ के प्रैक्टिस सेट 6 कंप्लीट हो चुके थे। आज हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 7 लेकर आए हैं। ठीक है, तो हमने कल जो है हमने आज जो संख्या पढ़ेंगे हम भाज्य संख्या पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? कंपोजिट नंबर। ठीक, कंपोजिट नंबर पढ़ेंगे। ठीक, कल हमने क्या पढ़ ली थी? अभाज्य प्राइम नंबर पढ़ लिया था, अभाज्य संख्या पढ़ ली थी। आज क्या पढ़ेंगे? हम कंपोजिट नंबर पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक। कंपोजिट नंबर होते कौन कौन से हैं और कैसे निकाले जाते हैं? वे प्राकृतिक संख्या है जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो। वे प्राकृतिक संख्या है जिसके कम से कम कितने गुणनखंड हो? कम से कम 3 गुणनखंड हो, वो भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, किसके गुणनखंड हो? 3 गुणनखंड हो। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 डैश इन्फिनिट है। ठीक है, इसके 3 गुणनखंड होंगे। जैसे हम एक का क्या होगा? एक गुणनखंड होगा, ये भाज्य नहीं होगी। 2 के क्या होंगे? 1 और 2 गुणनखंड होगा, ये भाज्य नहीं होंगी। 3 का क्या है? 1 और 3 गुणनखंड होंगे, ये भाज्य नहीं होंगी। ठीक है, भाज्य संख्या कहाँ से शुरू होती है? 4 से। ठीक, 4 का क्या है? 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड होगा। ये भाज्य संख्या है। 4 के बाद क्या आती है? 5 हमारी बात भाज्य संख्या नहीं होगी। फिर क्या आता है? 6, क्योंकि 5 के भी क्या है? 5 प्राइम नंबर है, 5 के भी 2 ही फैक्टर बनेंगे, 1 और 5। अब हमारी बात आती है 6 की। 6 क्या है? 6 हमारा 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा और 6 से भी डिवाइड होगा। तो ये भी क्या है? हमारी भाज्य संख्या है। या तो उसके 3 गुणनखंड हो या 3 से अधिक गुणनखंड होंगे तो वो भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक, ऐसे ही हमारा 8 है। 8 के भी क्या है? 1 से डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा और खुद 8 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो सभी हमारी क्या है? 1 से 3 तक हमारी भाज्य नहीं है। ठीक, लेकिन 4 से 6, 8, 9, 12, 11 भी नहीं होगी। जिसके कम से कम 2 फैक्टर होंगे वो अभाज्य प्राइम नंबर आएगा, और जिसके कम से कम 3 फैक्टर होंगे या 3 से अधिक फैक्टर होंगे वो क्या में आएगी? वो कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या में आएगी। ठीक है, अब ये पॉइंट ध्यान रखने हैं। 1, 2, 3, 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है क्या है? हमारी 4 है। ठीक, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या थी हमारी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। बच्चे गलती कर देते हैं, संख्या क्या आएगी? 2 आएगी। सबसे छोटी जल्दबाजी में भाज्य को ही अभाज्य पढ़ लेते हैं और ऑप्शन 2 लगा देते हैं। ठीक, इसका विशेष तौर से ध्यान रखना है कि सबसे छोटी हमारी अभाज्य संख्या 2 होगी और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? हमारी 4 होगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि भाज्य संख्या सम या विषम हो सकती है। ठीक है, भाज्य संख्या क्या है? सम भी हो सकती है और विषम भी हो सकती है। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या तो हमारी 4 है। 4 क्या है? हमारी सम है। ठीक, और सबसे छोटी ही भाज्य संख्या, ठीक है, ये 4 आ जाएगी, और सबसे छोटी ही भाज्य विषम संख्या क्या हो जाएगी? हमारी 9। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य हमारी विषम संख्या क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी। ठीक है, लिख भी रहा है कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या हो जाएगी? हमारी 9 हो जाएगी। ठीक है, तो संख्या क्या हो सकती है? 4 सम भी हो सकती है और 9 क्या है? हमारा विषम भी हो सकती है। ये भी पॉइंट क्लियर हुआ। और सबसे छोटी विषम संख्या भाज्य 9 है। ठीक, 1 से 100 तक में 74 भाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि जब 1 से 100 तक के भी 74 होती है तो आपके माइंड में आएगा कि 1 से 100 तक के भी 75 होगी। ठीक है, लेकिन क्या है? 74 क्यों भाज्य संख्या होगी? क्योंकि हमारा 1 जो है
न तो ये भाज्य संख्या है और न ही हमारी अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये क्या है हमारा नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो इसलिए एक नहीं होगा और 100 तक के बीच में कितनी आ जाएंगी, 74 आ जाएगी। ठीक है, एक को हम काउंट नहीं करेंगे, अगर एक को काउंट करते, एक अगर भाज्य संख्या होती तो हमारी 75 होती। जब एक ना हमारी भाज्य संख्या है ना हमारी अभाज्य संख्या है तो एक को हम काउंट नहीं करेंगे, तो कितनी आ जाएगी हमारी भाज्य संख्या, 74 आ जाएगी। ठीक है, 1 से 100 तक में कितनी भाज्य संख्या आ जाएंगी हमारी, 74 आ जाएगी। ठीक, तो जितना भी हमारा कंपोजिट नंबर का हमारा स्ट्रक्चर था वो मैंने आपको, जितनी भी बेसिक नॉलेज थी वो मैंने आपको बता दी है। और ये चारों पॉइंट आपको जरूर याद रखने हैं, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट में जरूर पूछ लेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है या नहीं होती है, भाज्य संख्या विषम हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें से एक गलत पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा गलत है। तो आप अगर ये आपको अच्छे से याद रहेंगे तो सवाल अच्छे से कर ले जाओगे, वरना गलती होगा जब आपको ये चीज़ें याद नहीं होगी। ठीक है, तो ये फैक्ट जरूर याद रखना है, ये डायरेक्ट ही फैक्ट में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हमने जो था भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर ये आपको बता दिया है। ठीक, अब हम नेक्स्ट बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन, ठीक, क्वेश्चन हमारा है फर्स्ट। ठीक, जो मैंने आपको भी भाज्य और अभाज्य बताए थे उसके ही उसमें कथन क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। ठीक, कथन एक है, कथन ए और कथन बी दे रखा है। ठीक है, तो कथन ए पढ़ेंगे, ए अभाज्य संख्या नहीं है। हाँ सही बात है, ना तो एक भाज्य संख्या है और न ही एक अभाज्य संख्या है। एक भाज्य संख्या नहीं है, सही बात है, ना तो एक अभाज्य संख्या है और न ही एक भाज्य संख्या है, तो इसका मतलब दोनों ही पॉजिटिव सेंटेंस है। ठीक, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक, कौन सा कथन सही है, ये लिखो, कौन सा कथन सही है। ठीक है, कौन सा कथन सही है। ठीक, दोनों ए और बी सत्य है, दोनों ए और बी असत्य है। ऑप्शन सी है ए सत्य है लेकिन बी असत्य है। ऑप्शन डी है बी सत्य है लेकिन ए असत्य है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए। ठीक, दोनों ए और बी क्या है हमारे, सत्य हैं। ठीक है, दोनों ए और बी क्या है हमारे, सत्य है, क्योंकि ए तो न एक अभाज्य संख्या है और न ही एक भाज्य संख्या है। ठीक है, तो उसने कहा है कि ए 1 जो है अभाज्य संख्या नहीं है, तो सही बात है, पॉजिटिव बात है, क्योंकि ए हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक, कथन बी में कहा है कि बी हम एक हमारी भाज्य संख्या है, नहीं है। ठीक है, तो भाज्य संख्या हमारी नहीं है, तो ये भी हमारा कथन सही है। ठीक, तो ए और बी दोनों क्या है हमारे कथन सत्य है, न तो ए अभाज्य संख्या है और न ही एक भाज्य संख्या है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। सब संख्याएं संयुक्त संख्या होती हैं। जो सब संख्या, सभी संख्याएं हैं वो क्या संयुक्त संख्या होते हैं। आप पूछोगे कि संयुक्त संख्या होती क्या है, तो संयुक्त संख्या को हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या है। क्या कहते हैं, भाज्य संख्या है। संयुक्त संख्या को ही हम भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, सभी सम संख्याएं संयुक्त संख्या है। ठीक, ये क्या है हमारा, सभी जो सम संख्याएं हैं वो हमारी भाज्य संख्या है। ठीक है, अब यहाँ देखो, हमारी जो सम संख्याएं हैं, इवन नंबर, सम संख्या, ठीक है, मतलब इवन नंबर। ठीक, क्या क्या होता है, 2, 4, 6, 8 डैश इन्फिनिट। ठीक, बोल रहा है कि जो सभी सम संख्याएं हैं, ठीक, सभी डाल, सभी सम संख्याएं हैं, क्या हमारी भाज्य संख्या है, नहीं, क्योंकि हमारा जो 2 है, 2 क्या है हमारा, एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो सभी संख्या हमारी भाज्य संख्या तो नहीं हो सकती, क्योंकि सम में क्या आ रहा हमारा 2 भी आ रहा। हाँ, अगर ये बात कहेगा कि 2 को छोड़कर सभी जो सम संख्या है वो हमारी भाज्य संख्या है, तो बात सत्य होगी। ठीक है,
पॉजिटिव में जाएगा। लेकिन वो क्या कह रहा है कि सभी सम संख्याएं भाज्य संख्या है तो निगेटिव बात है, क्योंकि हमारा 2 इवन नंबर तो है, सम संख्या तो है, लेकिन हमारी वो क्या है, वो अभाज्य संख्या है, हमारी भाज्य संख्या नहीं है। हाँ, अगर वो 2 को छोड़कर कहता कि 2 को छोड़कर सभी सम संख्याएं हमारी भाज्य संख्या हैं तो बात सही थी। ठीक है, तो पॉजिटिव जाता तो ये हमारा निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, 0 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये भी हमारा निगेटिव जाएगा, ना 0 हमारी भाज्य संख्या है ना 0 हमारी अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत जाएगा। ठीक, अब कह रहा है कि अभाज्य जो संख्याएं है, ठीक है, अभाज्य जो संख्याएं हैं, ठीक, अभाज्य संख्याएं विषम है, सभी अभाज्य संख्याएं विषम है, सभी जो हैं अभाज्य संख्याएं क्या है हमारी, विषम है। ठीक, तो क्या करेंगे, सभी अभाज्य संख्या विषम। अब क्या करेंगे, विषम संख्या, विषम संख्या, ऑड नंबर। ठीक है, हमारा क्या आ जाएगा, ये ऑड नंबर आ जाएगा। ठीक, ऑड नंबर आएगा। ठीक है, ऑड नंबर क्या क्या होता है हमारा, एक तो हमारा 1 हो जाएगा, ठीक, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, डैश 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 इन्फिनिट तक आ जाएंगे। ठीक है, हमारे यही तो होंगे। ठीक, जो हमारी विषम संख्याएं हैं सभी अभाज्य संख्याएं विषम है। ठीक, तो इसमें विषम संख्या ही आ जाएंगी, और हमारी अभाज्य संख्या भी क्या आ जाएंगी, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं मतलब प्राइम नंबर। ठीक है, तो प्राइम नंबर हमारा 2 से शुरू हो जाएगा। ठीक, तो कह रहे हैं सभी जो अभाज्य संख्या है वो विषम है, तो हमारा जो प्राइम नंबर है 2, 3, 5, 7, 11, 13 इन्फिनिट तक, लेकिन 2 क्या है हमारी, 2 हमारी क्या है, अभाज्य संख्या विषम बोल रहा है, लेकिन 2 हमारी अभाज्य तो है, लेकिन ये क्या है हमारी सम संख्या है, सम संख्या है, ये क्या है हमारी सम संख्या मतलब इवन नंबर। ठीक है, ये क्या है हमारा इवन नंबर है। तो वो बोल रहा है कि सभी अभाज्य संख्या विषम है, सभी अभाज्य संख्या विषम नहीं है, क्योंकि 2 हमारी सम संख्या है। अगर वो बोलता कि 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्या विषम है तो ये हमारा क्या स्टेटमेंट क्या में जाता, हमारा पॉजिटिव में जाता। लेकिन वो 2 को बोल रहा है कि सभी अभाज्य संख्या है, तो सभी में 2 भी आ गया, लेकिन 2 हमारा कैसा है, 2 हमारा इवन नंबर है, सम संख्या है, तो इसलिए ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। डी ऑप्शन है कि अभाज्यों की संख्या असंख्याएं हैं, सही बात है, अभाज्यों की संख्या क्या है, असंख्याएं हैं, ये इन्फिनिट तक है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि अभाज्य संख्या की संख्या जो है हमारी, ठीक, असंख्याएं हैं, इन्फिनिट है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा 2 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन क्या हो जाएगा 2 का, डी। ठीक है, ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, रिमेंबर फैक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, रिमेंबर फैक्ट पढ़ेंगे। ठीक, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ठीक, पहला है कि सभी दो प्राकृतिक संख्याओं का योग, दो प्राकृतिक संख्याओं का योग, ठीक है, दो प्राकृतिक संख्याओं का योग सदैव एक प्राकृतिक होता है, प्राकृतिक होता है। ठीक है, पहला पॉइंट है कि दो संख्याओं का योग सदैव एक प्राकृतिक होता है। ठीक, स्टेटमेंट है, जो भी मैं आपको ये फैक्ट लिखवाऊंगा ये आपको अपने माइंड में सेटल कर लेने हैं, क्योंकि जो भी एक पॉइंट होंगे इनसे ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं और सीटेट में बार बार पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो दो प्राकृतिक संख्या का योग सदैव एक प्राकृतिक होता है। दूसरा पॉइंट है
दो पूर्णांक संख्याओं का योग, दो पूर्णांक संख्याओं का योग, दो पूर्णांक संख्याओं का योग सदैव एक पूर्णांक होता है। सदैव एक पूर्णांक या पूर्ण लिख लो, एक पूर्ण होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है कि दो पूर्णांक संख्याओं का योग सदैव एक पूर्ण होता है। ठीक है, और दो पूर्णांक संख्याओं का योग सदैव एक पूर्णांक होता है। दो पूर्णांक संख्याओं का योग, दो पूर्णांक संख्याओं का योग सदैव एक पूर्णांक होगा। ठीक है, क्या है, दोनों ही स्टेटमेंट अलग अलग है। दो पूर्णांक संख्या योग सदैव एक पूर्ण होता है और दो पूर्णांक संख्या योग सदैव एक पूर्णांक भी होता है। ठीक है, अब हमारा पॉइंट है चौथा, फोर्थ, दो परिमेय संख्या का योग सदैव एक परिमेय संख्या होगा। दो परिमेय संख्याओं का योग सदैव एक परिमेय संख्या होगा। सदैव एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं का योग सदैव एक परिमेय संख्या होगा। पांचवा पॉइंट है 5 पॉइंट, दो अपरिमेय संख्या योग कभी कभी परिमेय संख्या तथा कभी कभी अपरिमेय होगा। दो अपरिमेय संख्याओं का योग, दो अपरिमेय संख्याओं का योग कभी कभी परिमेय संख्या और कभी कभी अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको। ठीक, पहला पॉइंट है कि दो परिमेय संख्याओं का योग सदैव एक प्राकृतिक होता है। ठीक, दूसरा पॉइंट है कि सदैव, ठीक है, दो पूर्णांक संख्याओं का योग सदैव एक पूर्णांक होता है। और हमारा तीसरा पॉइंट है कि सदैव दो पूर्णांक संख्याओं सदैव एक पूर्णांक होगा। और जो 4 पॉइंट है, दो परिमेय संख्याओं सदैव एक परिमेय होता है। और 5 पॉइंट है, दो अपरिमेय संख्याओं कभी परिमेय संख्या हो सकता है और कभी अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये जो 5 पॉइंट आपको लिखवाए हैं ये आपको विशेष तौर से याद रखने हैं। और 5 पॉइंट अच्छे पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि दो अपरिमेय संख्या योग कभी कभी परिमेय हो भी सकता है और कभी कभी अपरिमेय हो सकता है। ठीक है, तो ये मैंने जो रिमेम्बरल फैक्टर थे ये आपको मैंने 5 पॉइंट थे, ये आपकी 5 पॉइंट के आपके बारे में बता दिया है। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन क्या है हमारा 3, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक,
दो पूर्णांक का योग एक पूर्णांक होता है। ठीक है, मैंने आपको जो भी पीछे फैक्ट बताए थे, जो आपको पॉइंट बताए थे, उसमें आपको लिखवाया भी था कि दो पूर्णांक का योग एक पूर्णांक होता है। ठीक है, तो ये हमारा सही है। ठीक है, और बी ऑप्शन है कि दो परिमेय संख्या योग एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, ये भी बात क्या है, सही है कि दो परिमेय संख्या योग एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक, अब सी ऑप्शन है कि दो अपरिमेय संख्या का योग एक परिमेय संख्या होती है। ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि दो अपरिमेय संख्या योग एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती। मैंने आपको क्या लिखवाया था पॉइंट में कि दो अपरिमेय संख्या योग कभी कभी परिमेय संख्या हो सकती है और कभी कभी अपरिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है, अगर ये सी ऑप्शन में ये बोलता कि दो परिमेय संख्या का योग कभी कभी अपरिमेय संख्या हो सकती है, तो ये क्या होता हमारा, ये वाला ऑप्शन हमारा सही होता। लेकिन इन्होंने क्या बोला है कि दो परिमेय संख्या योग एक परिमेय संख्या हो सकती है। ये हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक, दो प्राकृतिक संख्या योग एक प्राकृतिक संख्या होती है, सही बात है। जब दो नेचुरल नंबर को ऐड करेंगे तो हमारा एक नेचुरल नंबर ही आएगा। ठीक है, जैसे हम 2 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, हमारा 5 आएगा। 2 भी हमारा नेचुरल नंबर है। ठीक, और हमारा 3 भी नेचुरल नंबर है। और जब हम दो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमारी तीसरी संख्या भी प्राकृतिक संख्या ही निकलेंगी। लेकिन सी क्या था कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग अपरिमेय संख्या का होती है, हमने √2 ले लिया और प्लस के √3 ले लिया। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस के √2 प्लस के √3, तो भी क्या बनेगा, ये √ में ही बनेगा। ठीक, √ क्या हो जाएगा हमारा, √6 हो जाएगा। ठीक है, √ क्या हो जाएगा हमारा, √ क्या हो जाएगा हमारा, ये भी हमारा क्या आएगा, √2 प्लस के √3। ठीक, 6 तब होता है जब हम √2 की गुणा √3 से करते हैं तो 3 दूनी 6, तो √ हमारा 6 होता। ठीक है, तो हम जब √2 प्लस में √3 जोड़ेंगे तो ये क्या है, हमारी एक अपरिमेय संख्या है, तो आंसर भी क्या आएगा हमारा, एक अपरिमेय संख्या आएगा। ठीक है, एक क्या आएगा हमारा, अपरिमेय संख्या ही आएगा, √2 प्लस के √3। ठीक है, आई होप आप इस स्टेटमेंट को समझ गए होंगे कि दो प्राकृतिक संख्या हुई एक प्राकृतिक संख्या होता है। ठीक है, तो हमारा ए भी सही है, बी भी सही है, डी भी सही है। लेकिन हमसे पूछा क्या था, निगेटिव, तो हमारा एक ही ऑप्शन निगेटिव है, ऑप्शन नंबर सी, कि दो परिमेय संख्या योग एक अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता। क्योंकि अगर कभी कभी दो, ये स्टेटमेंट होता, ये मैंने आपसे पहले ही बता दिया है कि दो संख्या योग परिमेय संख्या कभी कभी हो भी सकता है और कभी कभी अपरिमेय भी हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है 4, प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। ठीक, कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, निगेटिव बताना है। ठीक, प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड होता है। ठीक, मैं आपको कुछ पहले एक बेसिक जानकारी दूं, और ये मैंने पिछले भी क्वेश्चन में आपको बताया है कि जैसे 1 हमारा 1 से कटेगा और 2 हमारा 1 और 2 से कटेगा, 3 हमारा 1 3 से भी कटेगा, और 4 जो है इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1, 2, 4। ठीक है, 5 के क्या हो जाएंगे, 1, 5। ठीक है, 6 के 1, 2, 3, 6। ऐसे ही हमारे 7 के हो जाएंगे 1, 7। 8 के क्या हो जाएंगे 1, 2, 4, 8। 9 के क्या हो जाएंगे 1, 3, 9 डैश इन्फिनिट। ठीक, ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हमारा जो है पहला ऑप्शन है कि प्रत्येक संख्याओं का एक गुणनखंड होता है। ठीक है, प्रत्येक संख्याओं का क्या है, हमारा एक गुणनखंड होता है। बात सत्य है, क्योंकि देखो 1 से भी कट जाएगा, 2 क्या 1 से भी कटेगा, 3 1 से कटेगा, 4 भी 1 से कटेगा, 5 भी 1 से कटेगा। ठीक, कोई भी इनफाइनाइट संख्या आप ले लीजिए
वो क्या है, उसका गुणनखंड 1 जरूर होगा, वो 1 से जरूर ही कटेगी। ठीक, दूसरा है किसी संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या का पूर्ण भाजक होता है। जो भी कोई संख्या है उसका प्रत्येक गुणनखंड एक पूर्ण भाजक होता है। बात सही है, ठीक है, क्योंकि हमारा स्टेटमेंट तो सही है और ये भी हमारा सत्य है, सत्य है, ठीक है, और ये भी हमारा सत्य है। ठीक है, अब इसकी जानकारी ले लो कि किसी संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या का पूर्ण भाजक होता है। ठीक, जैसे हमारा 8 है, 8 के क्या फैक्टर होंगे, 1, 2, 4, 8। ठीक, तो जो हमारा प्रत्येक गुणनखंड है, ठीक है, प्रत्येक गुणनखंड मतलब 1, 2, 4, 8। ठीक, ये सब किसी डिवाइड करेंगे, 8 को डिवाइड करेंगे, 8 को मतलब भाज्य होगा। ठीक है, तो 8 के कितने गुणनखंड हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। और वो कह रहे हैं कि प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या को पूर्ण भाजक करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई, 1 भी 8 को पूर्ण भाजक करेगा, 2 भी 8 को पूर्ण भाजक करेगा, 4 भी 8 को पूर्ण भाजक करेगा और 8 तो 8 को ही पूर्ण भाजक करेगा। ठीक है, तो किसी भी संख्या का प्रत्येक गुणनखंड निकाल लीजिए, उसी जो भी उसके फैक्टर आएंगे वो उस संख्या को पूर्णतः भाजक करेंगे। ठीक, अब हमारा है 6। अब 6 संख्या ले लिए, 6 का जो प्रत्येक गुणनखंड क्या होगा, 1, 2, 3, 6 होगा। और ये भी जितने फैक्टर आए हैं 6 के, ये क्या करेंगे, ये 6 संख्या को पूर्णतः क्या करेंगे, उसका पूर्ण भाजक करेंगे। ठीक है, तो इसके क्या होंगे, 6 के पूर्ण भाजक 1, 2, 3, 6। ठीक, तो ये हमारा स्टेटमेंट सही होगा। अब आता है किसी दी गई संख्या के गुणनखंडों की संख्या परिमित होती है। परिमित माने काउंटेबल। ठीक, परिमित माने क्या हो जाएगा, वो कह रहा है कि किसी भी दी संख्या के गुणनखंडों की संख्या काउंटेबल होती है। सही बात है, परिमित को क्या कहते हैं, काउंटेबल। ठीक है, परिमित संख्या को क्या कहते हैं, हम काउंटेबल कहते हैं। तो सही बात है, ये भी हमारा स्टेटमेंट है कि प्रत्येक संख्या के गुणनखंडों की संख्या काउंटेबल होती है। काउंटेबल मतलब प्रत्येक जितने भी गुणनखंड है उन्हें क्या हम काउंटेबल कर सकते हैं। जैसे 8 के प्रत्येक गुणनखंड कितने हैं, 1, 2, 4, 8। ठीक, 4 हैं, तो इसके क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन है हमारा 4, एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी। यही हमारा गलत है और यही हमारा क्वेश्चन भी पूछा है कि कौन सा सत्य नहीं है। एक हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, तो वो केवल क्या आ जाएगा, केवल हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी, केवल 4 हमारा रॉन्ग है। ठीक, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है हमारी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 1 नहीं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है हमारी, 2। ठीक है, 1 नहीं है, सबसे छोटी संख्या हमारी भाज्य क्या है, अभाज्य संख्या 2 है। ठीक है, तो डी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। और हमसे नेगेटिव ही सेंटेंस पूछा था और हमने उसका नेगेटिव ही जवाब दिया है। 1 हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या नहीं है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी क्या है, 2 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 5। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 5। निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक, 2 अभाज्य संख्या योगफल सदैव अभाज्य संख्या होता है। ठीक, क्या बोल रहे हैं, सदैव। ठीक, सदैव अभाज्य संख्या होता है, ये गलत है, गलत। ठीक, 2 अभाज्य संख्याओं का योग, अगर हम अभाज्य संख्या प्लस अभाज्य संख्या, और क्या बोल रहे हैं कि अभाज्य संख्या ही होता है। ठीक, अब 2 अभाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, 2 क्या है हमारी अभाज्य संख्या है और 3 क्या है हमारी, 3 भी अभाज्य संख्या है। ठीक, 2 में को जब 3 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 5। 5 क्या है हमारी अभाज्य संख्या है। ठीक है, 2 और 3 क्या होगा हमारा 5, तो 5 क्या हमारी अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या है। ठीक, और अगर हम
ये तो हमने शुरू का ले लिया। अगर हम अभाज्य संख्या 3 और अभाज्य संख्या 5 ले, ठीक है, अगर हम अभाज्य संख्या 3 और अभाज्य संख्या 5 लें तो क्या आएगा हमारी 5 और 3 8 आएगा। 8 क्या है हमारी भाज्य संख्या है, 8 क्या है हमारा, 8 क्या है हमारा भाज्य संख्या है। तो ठीक है, 5 और 3 8, तो भाज्य संख्या आ गई। तो इसका मतलब ये सदैव अभाज्य संख्या नहीं होती है, कभी अभाज्य संख्या होती है तो कभी कभी भाज्य संख्या होती है। तो इसलिए स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। एक भाज्य संख्या विषम संख्या होती है, ठीक है, एक भाज्य संख्या क्या है, विषम संख्या होती है, सही बात है। भाज्य संख्या हमारी कौन कौन सी है, भाज्य संख्या हमारी 2 4 6 8 9, ठीक है, 2 4 6 8 9 12 15, ठीक है। तो ये भी हमारी भाज्य संख्या है और ये भी हमारी भाज्य संख्या है, ठीक है। और संख्या कैसी है हमारी, विषम संख्या है, ठीक है। तो ये भी हमारा, ये क्या है हमारा स्टेटमेंट सत्य है, ठीक। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, सही बात है। पृथ्वी पर कितनी भी चाहे वो अभाज्य संख्या हो, लेकिन 2 जो है हमारी एक एकमात्र अभाज्य संख्या है सम, ठीक है। तो क्या है हमारी सत्य है, ठीक। सबसे छोटी संख्या अभाज्य 1 है, यही रॉन्ग है। तो क्या पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो हमारा क्या होगा 2 सही है और 3 सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, 2 और 3, ठीक है। तो क्वेश्चन 5 का आंसर क्या आ जाएगा हमारा 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी, ठीक, ठीक है, ठीक। हमारा वो वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया था। अब हम पढ़ेंगे सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, ठीक है। सहअभाज्य संख्या है, ठीक है। सहअभाज्य संख्या होती क्या है कि संख्याओं का ऐसा युग जिसका हाइगोन फैक्टर मतलब एचसीएफ 1 होता है, वो को प्राइम नंबर कहलाता है, मतलब सहअभाज्य संख्या कहलाता है, ठीक है। तो क्या कहलाएगा वो, सहअभाज्य संख्या कहलाएगा, ठीक। लिखेंगे कि संख्याओं का ऐसा युग्म संख्याओं का ऐसा युग्म जिनके बीच में से या एचसीएफ 1 होता है, 1 हो तो क्या कहलाएगा, सहअभाज्य संख्या कहलाता है, सहअभाज्य संख्या कहलाता है, ठीक है। सहअभाज्य संख्या कहलाता है, ठीक। अब आप पूछेंगे कि सारे ही युग्म ऐसे होंगे जो जिनके बीच का एचसीएफ 1 होगा वो सहअभाज्य संख्या कहलाता है, तो बात सही है। जितने भी युग्म बनेंगे उनके बीच का क्या होगा, में से जो एचसीएफ होगा अगर 1 होगा तो वो क्या है हमारा का कॉमन प्राइम नंबर में आएगा, ठीक है। अब मैं इसके एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे 15, 7, 8, 17 और 30, 47 डैश, ठीक है, ठीक। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। जैसे 15, 7, 8, 17, 30, 47, ठीक। दोनों का एचसीएफ, इन दोनों 15 और 7 का एचसीएफ क्या आएगा हमारा 1 आएगा, एचसीएफ क्या होगा 1, और इन दोनों का भी एचसीएफ क्या होगा हमारा 1, ठीक है। और इन दोनों का भी एचसीएफ क्या होगा हमारा 1 होगा, ठीक है, 1 1 1। बात सही है कि संख्याओं का ऐसा युग्म
जिनके बीच का मैसे HCF एक होगा वो सहभाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, अब नोट करेंगे। नोट, दो क्रमागत, जो क्रमागत मतलब लगातार, ठीक है, क्रमागत संख्याओं, क्रमागत संख्याओं, क्रमागत संख्या युग्म, क्रमागत जो संख्या युग्म है सदैव अभाज्य संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या होती है या कहलाती है, बात एक ही। ठीक है, क्रमागत संख्याओं का अगर युग्म होगा तो सदैव क्या होंगी वे, सदैव अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल 7,8, ठीक है, क्या आ जाएगा 7,8, ठीक, और 10,11, ठीक है, और 20,21 डैश, ठीक है। क्रमागत संख्याओं का युग्म सदैव अभाज्य संख्या होती है। क्रमागत मतलब लगातार, अगर लगातार जो युग्म होंगे वो सदैव अभाज्य संख्या ही होती है। ठीक है, सदैव सहभाज्य संख्या, ठीक है, सदैव सहभाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 7,8, इनका HCF क्या होगा 1, 10,11, ये भी क्या है हमारी कोप्राइम नंबर है, 20,21, ये भी क्या है हमारा कोप्राइम नंबर है। ठीक है, तो सहभाज्य संख्या जो कोप्राइम नंबर है, संख्याओं का ऐसा योग जिनका जो HCF हो 1 होगा तो वो सहभाज्य संख्या कहलाती हैं। और जैसे 15,7, इनका HCF 1 आया, इनका भी HCF 1 आया और HCF 1 आया। ठीक, अब आता है कि नोट मैंने लिखवाया क्रमागत संख्या होगा योग सदैव सहभाज्य संख्या होगा। क्रमागत मतलब जो लगातार संख्याएं होंगी उनका हमेशा क्या होगा, सहभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है, जैसे 7,8, 10,11, 20,1, ये सब क्या है हमारे कोप्राइम नंबर है, क्योंकि जो इनका HCF होगा वो भी हमेशा एक ही होगा। ठीक है, तो ये हमारी सहभाज्य संख्या है। ठीक, सहभाज्य संख्याएं थी। ठीक है, कोप्राइम नंबर था। आई होप मैंने ये आपको अच्छे से डिटेल से समझा दिया है, आपकी समझ में आया होगा। ठीक है, और इस पे हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। ठीक है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या युग्म सहभाज्य कोप्राइम है। ठीक है, ऑप्शन ए है 34,51, ऑप्शन बी है 38,57, ऑप्शन सी है 15,35, ऑप्शन डी है 8,15। ठीक है, अब देखो 34 और 51, इसका HCF कितना आ जाएगा, ऐसी संख्या जो दोनों को डिवाइड कर दे। ठीक है, ऐसी संख्या जो दोनों को डिवाइड कर दे तो क्या आ जाएगा इसका 17, इसका HCF कितना आ जाएगा हमारा 17 आ जाएगा। 70 जो हमारी 34 को भी डिवाइड कर रही है और 70 जो हमारी 51 को भी डिवाइड कर रही है। लेकिन हमें क्या करना है, वो प्राइम नंबर जानना है, सहभाज्य संख्या जाननी है। तो सहभाज्य संख्या क्या होता है, HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब आते हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, इनका दोनों का HCF कितना आएगा 90। ठीक, 90 हमारा 38 को भी डिवाइड करेगा और 57 को भी डिवाइड करेगा, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब आते हैं हमारा 15,35। ठीक, 15 और 35 का HCF क्या हो जाएगा इसका 5, क्योंकि 5 हमारा HCF ऐसा है जो 15 को भी डिवाइड करेगा और 35 को भी करेगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी, क्योंकि डी ऑप्शन ऐसा है इसमें जो HCF है इसका HCF होगा 1। ठीक, 1 एक ऐसा HCF है जो 8 को भी डिवाइड करेगा और 15 को डिवाइड करेगा, और को प्राइम नंबर के लिए क्या चाहिए हमें, HCF 1 ही चाहिए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, और आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट 7 था ये आज हमने कंप्लीट करता है। जितना भी कॉन्सेप्ट था मैंने थ्योरी था मैथ की वो आज आपको मैंने बता दिया है। को प्राइम नंबर भी आज हमने अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, जो भी और थ्योरी होगी वो कल हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में
कवर कर लेंगे। ठीक, और आज का हमारा सेशन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक हमारी वीडियो शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।